हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो सच आपको आज लगता है वो शायद कल सिर्फ एक भ्रम हो सकता है। हम जिंदगी भर दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, मगर कभी खुद की सोच पर सवाल नहीं उठाते। हम बहस करना जानते हैं पर मानना भूल जाते हैं। हम जानते हैं कि हम सही हैं, पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम गलत भी तो हो सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएगी फिर से सोचना, ना सिर्फ दुनिया को देखने का नज़रिया बदलने की, बल्कि खुद के भीतर झांकने की ताकत देगी। क्योंकि कभी कभी हमें जीतने के लिए हार माननी पड़ती है, सुनाने से पहले सुनना पड़ता है, और आगे बढ़ने से पहले एक कदम पीछे हटकर सोचना पड़ता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कभी किसी ने आपको गलत कहा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके ही लिए है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले कि आप वीडियो की गहराई में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर सेट कर लेना। अब चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो आपकी सोच को झकझोर देगी। थिंक अगेन बुक के साथ। नंबर 1, अपने विचारों पर दोबारा सोचने की हिम्मत रखो। एक समय की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन बेहद होशियार था। बचपन से ही उसके पिता उसे यही सिखाते आए थे कि जो कुछ वो जानता है वही सत्य है और यही सही है। यही कारण था कि अर्जुन के अंदर एक गजब का आत्मविश्वास तो था, लेकिन उसके साथ एक छिपा हुआ जिद्दीपन भी जुड़ा था। वह कभी अपने विचारों पर दोबारा सोचने को तैयार ही नहीं होता था। उसे लगता था कि अगर उसने किसी चीज़ को एक बार समझ लिया है तो बस वही केवल अंतिम सत्य है। अर्जुन कॉलेज पहुंचा तो वहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग थी। वहाँ के प्रोफेसर बहस को बढ़ावा देते थे, सवाल पूछते थे और छात्रों को प्रोत्साहित करते थे कि वे अपने पुराने विचारों को चुनौती दें। लेकिन अर्जुन को ये सब समय की बर्बादी लगती थी। वो सोचता था, इतना सोचने की क्या ज़रूरत है। अगर मुझे पहले से ही सही जवाब पता है तो बार बार उसी पर सोचने का क्या फ़ायदा। एक दिन उसकी कक्षा में एक नया विषय शुरू हुआ, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। अर्जुन ने अपने पुराने स्कूल में पढ़ा था कि मौसम का बदलना एक प्राकृतिक चक्र है और इंसानों का इसमें ज़्यादा हाथ नहीं होता। जब प्रोफेसर ने बताया कि इंसानी गतिविधियां इसकी सबसे बड़ी वजह हैं, तो अर्जुन ने जोर से इस बात का विरोध किया। ये सब बकवास है सर जी, मैंने तो पढ़ा था कि ये प्रकृति की चाल है, कार्बन और फैक्ट्रीज का इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, शायद तुमने सही पढ़ा हो अर्जुन, लेकिन क्या तुम तैयार हो अपने उस ज्ञान को फिर से जांचने के लिए। अर्जुन चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि वो किसी विचार को केवल इसलिए सही मानता आया है क्योंकि उसे पहले ऐसा ही सिखाया गया था। उसने उस दिन एक प्रयोग किया। वो अपने विचार को सही मानने के बजाय उस पर सवाल उठाने लगा। उसने घर आकर कई रिसर्च पेपर पढ़े, वैज्ञानिकों के इंटरव्यू देखे और पाया कि उसकी जानकारी बिल्कुल अधूरी थी। सच तो यह था कि इंसानों की गतिविधियों का वातावरण पर गहरा असर पड़ता है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, कारों से निकलने वाली गैसें, पेड़ों की कटाई, ये सभी जलवायु परिवर्तन के कारण प्रमुख हैं। अर्जुन को एक अजीब सी राहत मिली। ये राहत इस बात की नहीं थी कि उसे एक नया तथ्य मिल गया, बल्कि इस बात की थी कि उसने पहली बार अपने पुराने विचारों को तोड़ा था और नए विचार के लिए जगह बनाई थी। कुछ ही समय में अर्जुन की सोचने की आदत बदल गई। अब वह किसी भी मुद्दे को लेकर जल्दी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता था। वो खुद से पूछता था, क्या मैं सही हूँ? क्या कोई और तरीका है इसे देखने का? उसकी बातें अब तर्क से नहीं बल्कि समझ से भरी होती थी। वह लोगों को सुनने लगा, उनकी राय को तौलने लगा और जहाँ गलत होता वहाँ खुले दिल से स्वीकार भी करने लगा। एक दिन कॉलेज में एक सेमिनार हुआ जहाँ विषय था ज्ञान की ताकत या सवालों की शक्ति, और वक्ता के रूप में उसे ही चुना गया, मतलब अर्जुन को। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मैं कभी सोचता था कि जो मैं जानता हूँ वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि मेरी असली ताकत तब आई जब मैंने ये मान लिया कि शायद मैं भी गलत हो सकता हूँ। उसके ये शब्द सुनकर पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। प्रोफेसर भी पीछे से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने देखा कि उस लड़के ने अपनी सोच से नहीं, अपनी फिर से सोचने की शक्ति से खुद को बदला था। कुछ सालों बाद अर्जुन एक सफल सोशल एंटरप्रेन्योर बन चुका था और क्लाइमेट अवेयरनेस पर काम कर रहा था। तब एक बच्चे ने उससे पूछा, सर आपने ये सब कैसे सीखा? अर्जुन मुस्कुरा कर बोला, जब मैं अपनी सोच पर ही दोबारा सोचने लगा तभी मैं सच में सोचने लगा। कभी कभी ज्ञान की शुरुआत यह मानने से होती है कि हमें अभी बहुत कुछ नहीं पता है, और यही पहली सीख है। जो हम जानते हैं उस पर दोबारा सोचने की हिम्मत रखना ही असली समझदारी है। नंबर 2,
जानकार बनने से ज़्यादा जरूरी है जिज्ञासु बने। पुणे शहर के एक शांत इलाके में एक नौजवान लड़की रहती थी। उसका नाम था श्रेया। बचपन से ही श्रेया पढ़ाई में एक नंबर की अव्वल थी। गणित, विज्ञान, हिस्ट्री, हर विषय में उसके नंबर हमेशा सबसे ऊपर आते। स्कूल में टीचर्स उसे मिसाल के तौर पर पेश करते और दोस्त तो उसे चलती फिरती हुई किताब कहा करते। ये बातें सुनकर श्रेया को अपने ऊपर घमंड होने लगता था। उसे लगता था मुझे सब पता है और अगर मुझे नहीं पता तो शायद उस बात का कोई मतलब नहीं है खास। कॉलेज में एडमिशन हुआ तो उसने मनोविज्ञान मतलब फिजियोलॉजी लिया, एक ऐसा विषय जो मानव दिमाग, भावनाओं और व्यवहार को समझने की कोशिश करता है। पहले से जानने की आदत के कारण श्रेया तो किताबों को फटाफट रट लेती थी, लेकिन जब बात गहराई से सोचने की आती तो वो अक्सर फिसल जाती। उसकी प्रोफेसर मिस सीमा ने एक दिन क्लास में एक सवाल पूछा, क्या इंसान हमेशा तार्किक फैसले लेता है? श्रेया ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल। अगर इंसान को सभी विकल्प सही सही बताए जाएं तो वह तर्कसंगत निर्णय ही लेगा। सीमा मैम मुस्कुराई और फिर धीरे से बोली, क्या आपने कभी खुद को कोई गलत चीज़ करते हुए पकड़ा है और जब आप जानते थी कि वो आपके लिए सही नहीं? तब श्रेया चुप हो गई। सीमा मैम ने आगे आके कहा, ज्ञान होना और समझदारी में व्यवहार करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जानना काफ़ी नहीं होता, बार बार सवाल करना और जिज्ञासु बने रहना ही असली समझदारी है। उस दिन के बाद श्रेया के मन में हलचल शुरू हो गई। उसे याद आया जब उसने अपने करीबी दोस्त को गुस्से में बहुत भला बुरा बोल दिया था, जबकि उसे पता था कि वो बात उस दोस्त की गलती नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि उसने कभी खुद से ये नहीं पूछा कि क्यों वह जानती थी सही क्या है, पर उसने जिज्ञासु बनकर ये नहीं समझा कि उसने गलत क्यों किया। धीरे धीरे उसने खुद से सवाल पूछने शुरू कर दिए, हर बात पर निर्णय, हर निर्णय पर निर्णय। एक बार कॉलेज में एक वर्कशॉप हुई जहाँ विषय था कॉग्निटिव बेसिस, यानी मानसिक झुकाव जो हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। वहाँ उसने सीखा कि कैसे इंसान बार बार वही चीज़ सुनना पसंद करता है जो उसकी सोच से मेल खाती है और नई या उल्टी बातों को नज़रअंदाज कर देता है। इसे कन्फर्मेशन बेस कहते हैं। श्रेया ने खुद को इस चक्र में फंसा हुआ पाया। वह हमेशा वही किताबें पढ़ती, वही यूट्यूब वीडियो देखती जो उसके पुराने विचारों को मजबूत करती थी। उसने कभी खुद से उलट राय रखने वालों को ध्यान से नहीं सुना। अब उसने अपने जीवन की दिशा मोड़नी शुरू की। उसने उन विषयों पर पढ़ना शुरू किया जिनसे वह पहले असहमत रहा करती थी। उसने उन लोगों से बातचीत करना शुरू किया जो उससे अलग सोच रखते थे। वह सिर्फ जवाब नहीं ढूंढती थी बल्कि सवाल पूछना सीख गई थी। एक बार उसकी बहस एक छात्र से हुई जो कहता था कि इमोशन इंटेलिजेंस से ज़्यादा ज़रूरी है टेक्निकल स्किल्स। पहले की श्रेया तुरंत उस पर हावी हो जाती, पर अब उसने कहा, ये बात तुम किस आधार पर कह रहे हो, मैं समझना चाहती हूँ। वो बातचीत बहस नहीं रही, वो सीखने का मौका बन गई। दोनों ने एक दूसरे से कुछ नया जाना। समय बीतता गया और श्रेया ने अपनी आदत बना ली रोज़ अपने मन में एक सवाल पूछने की, मैं आज किस बात पर फिर से सोच सकती हूँ। उसका एक छोटा सा डायरी थी जिस पे वह हर रात खुद से 3 सवाल पूछा करती थी। आज मैंने क्या सीखा जो पहले नहीं जानती थी? आज मेरी कौन सी धारणा गलत साबित हुई? कल मैं किस विषय पर और खुला दिमाग रख सकती हूँ? एक दिन कॉलेज के अंत में उसे एक प्रोजेक्ट दिया गया, हाउ क्यूरियोसिटी शेप्स आवर वर्ल्ड, यानी कैसे जिज्ञासा हमारी दुनिया को आकार देती है। उसमें उसने लिखा, ज्ञान आपको उत्तर देता है लेकिन जिज्ञासा आपको बदलाव देती है। जब उसका प्रोजेक्ट पूरे डिपार्टमेंट में बेस्ट चुना गया तो किसी ने उससे पूछा, तुम हमेशा इतना कैसे सोच सकती हो? वो मुस्कुराई और बोली, पहले मैं जानने के लिए पढ़ती थी, अब मैं जानने को चुनौती देने के लिए सोचती हूँ। फर्क बस इतना ही है। एक समय था जब श्रेया अपने ज्ञान से खुश थी, अब वह अपनी जिज्ञासा से जिंदा महसूस करती थी और यही बदलाव था, जानकार बनने की जगह जिज्ञासु बनने की कला। नंबर 3, अहम को पीछे छोड़ो, सत्य को आगे आने दो। कोलकाता की घनी गलियों में एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का रहता था जिसका नाम था रोहित। रोहित बचपन से ही एक जिद्दी किस्म का इंसान था। उसके पिता रेलवे में कर्मचारी थे और माँ एक स्कूल में टीचर। घर में पढ़ाई को लेकर अनुशासन बहुत सख्त था। अगर कोई बात किताबों में लिखी है तो वो सच ही है, और अगर कोई किसी बात पर सवाल करता है तो रोहित को लगता ये तो गलत है, सवाल करना ही बेशर्मी है।
समय के साथ साथ रोहित बड़ा हुआ और उस पर अपने सही होने का नशा चढ़ता गया। जब भी किसी बहस में होता तो वह केवल एक ही मकसद से बोलता, मैं सही हूँ और मुझे सही साबित करना है। चाहे बहस दोस्तों से हो, प्रोफेसर से हो या सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से हो, रोहित का संवाद हर जगह युद्ध बन जाता था। वो दूसरों की बातें कभी नहीं सुनता था, बस अपनी ही बात कहता रहता था, क्योंकि उसे लगता था मेरी सोच ही ठीक है, बाकियों को तो समझ ही नहीं है। एक दिन उसके कॉलेज में एक सेमिनार हुआ, द पावर ऑफ लिसनिंग, यानी सुनने की शक्ति। वक्ता एक जाने माने थिंकिंग कोच थे, प्रोफेसर अबीर राय। उन्होंने एक छोटा सा खेल खेला। उन्होंने सभी छात्रों से कहा, आप सबके सामने एक मुद्दा है, शुड कॉलेज बी फुल्ली ऑनलाइन और नॉट। सभी छात्रों को दो ग्रुपों में बांट दिया, एक ग्रुप में समर्थन और दूसरे ग्रुप में विरोध वाले लोग। रोहित को विरोध वाले ग्रुप में रखा गया, लेकिन उसके भीतर आग सी जल रही थी, क्योंकि वह खुद इस बात के समर्थन में था। उसने तुरंत विरोध करने वालों की कमजोरियां ढूंढना शुरू कर दी। उसने उनके विचारों की बखियां उधेड़ दी। उसकी बातों में आत्मविश्वास था, शब्दों में धार थी, पर चेहरे पर अहंकार भी साफ साफ दिख रहा था। प्रोफेसर अबीर ने उसे बीच में रोका और कहा, रोहित, बहुत अच्छा बोला, लेकिन क्या तुम उनके किसी तर्क से सहमत हो? रोहित ने हंसते हुए कहा, जी सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं सही हूँ और वो सब बस इमोशनल बातें कर रहे हैं। अबीर राय थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, एक बार अमेरिका में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था डारियल बेम। उन्होंने कहा था, स्मार्ट पीपल आर वेरी गुड एट डिफेंडिंग आइडियाज दे अराइव्ड एट फॉर नॉन स्मार्ट रीजंस, यानी होशियार लोग भी अक्सर अपने पुराने गलत विचारों को इतनी चतुराई से बचाते हैं मानो वो दुनिया का सच हो, जबकि वो बस अपने पुराने अहंकार का हिस्सा होते हैं। यह बात रोहित के दिल को कहीं न कहीं छुप गई। सेमिनार के बाद जब वह अपने रूम पर लौटा तो पहली बार उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं दूसरों से बहस इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे सच जानना है, या इसलिए क्योंकि मैं हारना ही नहीं चाहता? वो रात बहुत बड़ी भारी थी। उसने अपने कुछ पुराने दोस्तों की चैट्स पढ़ी, जहाँ बहस करते हुए वो उन पर चिल्लाया था, तर्क के नाम पर उन्हें नीचा दिखाया था। एक दोस्त को तो उसने स्टॉपिड तक कह दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उससे सहमत नहीं था। दूसरे दिन रोहित ने एक फैसला किया, अब वह बात जीतने के लिए नहीं करेगा, बल्कि समझने के लिए करेगा। उसने एक नई आदत डाली, हर दिन किसी एक बात पर अपने आप को गलत साबित करने की कोशिश करना। जैसे कि अगर वह सोचता कि मोबाइल बहुत ख़राब चीज़ है, तो वह रिसर्च करता कि मोबाइल किन किन तरीक़ों से जीवन को बेहतर बना रहा है। और आश्चर्य की बात यह थी कि हर बार जब वह खुद को गलत साबित करता तो उसे एक नई सीख मिलती। धीरे धीरे उसकी सोच का दायरा बढ़ने लगा। वह अब बहसों में चुप रहता, ज़्यादा सुनता, और जब बोलता तो उसका मकसद जीतना नहीं बल्कि समझ बनाना होता। एक दिन एक दोस्त ने उससे कहा, यार तू पहले बहुत लड़ता था, अब समझाता है, क्या हुआ तुझे? रोहित ने हल्के से कहा, पहले मैं खुद से लड़ता था, अब मैं खुद को समझता हूँ। कुछ महीने बाद कॉलेज में एक बड़ी चर्चा हुई, ईगो वर्सेस ट्रूथ, यानी अहंकार बनाम सत्य। इस बार प्रोफेसर अबीर ने रोहित को मंच पर बुलाया, वक्ता के रूप में। रोहित ने कहा, मैंने बहुत देर से सीखा कि खुद को हमेशा सही मानना, अपने विचारों को पत्थर की तरह पकड़े रहना, ये समझदारी नहीं, ये डर होता है। डर कि कहीं मैं गलत साबित न हो जाऊं। लेकिन जब मैंने पहली बार खुद से कहा शायद मैं गलत हूं, तभी मैंने खुद को समझना शुरू कर दिया था। उसके चेहरे पर अब आत्मविश्वास था, लेकिन अहंकार नहीं। उसकी आवाज़ में स्पष्टता थी, पर कटाक्ष नहीं। और उस दिन पूरा हाल सुन रहा था, एक ऐसे इंसान को जिसने अपने भीतर के शोर को चुप कर सच की आवाज़ सुनी थी। हम में से बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि हमारी सोच, हमारे अनुभव और हमारी समझ ही अंतिम है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम अपने अहम को पीछे नहीं छोड़ते, सत्य कभी हमारे सामने नहीं आता। और यही है इस भाग की सीख, अहम को गिराओ और सच की सीढ़ी चढ़ो। नंबर 4, तर्क से नहीं, जिज्ञासा से संवाद करो। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल में एक छात्र था, आयुष। तेज दिमाग, धारदार तर्क और एक बेजोड़ आत्मविश्वास उसका परिचय बन चुका था। क्लासरूम में जब वो बोलता तो पूरा कमरा बिल्कुल चुप हो जाता। वो डिबेट टीम का चैंपियन था और तर्कों की बौछार से सामने वाले को चुप करा देता था। उसके लिए ये सब किसी खेल से कम नहीं था।
आयुष को एक खास बात में मजा आता था, दूसरों को नीचा दिखाना। चाहे वो किसी भी मुद्दे पर बहस कर रहा हो या किसी दोस्त की राय सुन रहा हो, उसका ध्यान केवल एक बात पर ही होता था, मैं इसे कैसे काट सकता हूँ। वह लोगों की बात पूरी सुने बिना ही जवाब तैयार कर लेता था। उसे यह यकीन था कि किसी बहस में जीतना ही सही होता है। एक दिन क्लास में एक नई प्रोफेसर आई, डॉक्टर विशाखा नायर। उन्होंने पहली ही क्लास में कहा, इससे पहले कि आप कुछ कहें पहले यह सीख लिए इससे पहले कि आप कुछ कहें पहले यह सीखिए कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। आयुष ने मन में सोचा, इतना टाइम किसके पास है, जवाब तो देना ही है आखिरकार। पहले ही हफ्ते एक दिलचस्प प्रोजेक्ट आया, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जिसकी सोच तुमसे बिल्कुल विपरीत हो। उसकी बातों को काटो नहीं, समझो। बहस मत करो, संवाद करो। आयुष को इस विचार से चिढ़ हुई। उसे लगा कि ये तो समय की बर्बादी है, लेकिन क्योंकि ग्रेड्स का सवाल था तो उसे वो सब करना पड़ा। वो पहुंचा अपनी क्लास की एक लड़की के पास, नाम था उसका नेहा। वो सामाजिक मुद्दों पर काम करती थी और अक्सर आयुष से उल्टी ही राय रखती थी। उन्होंने विषय चुना, क्या शिक्षा का निजीकरण होना चाहिए। आयुष पूरी तैयारी के साथ आया था, लेकिन जैसे ही नेहा बोलने लगी उसने खुद को रोक लिया। उसे बहस नहीं करनी थी, सिर्फ सुनना था। नेहा ने अपने गांव की कहानियां सुनाई, कैसे वहां के बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते, कैसे एक छोटा सा स्कूल बस इसलिए बंद हो गया क्योंकि निजीकरण के कारण उसकी फंडिंग रुक गई। कैसे उसके छोटे भाई की किताबें अब भी 3 साल पुरानी थीं। उसकी आवाज़ कांप रही थी, आंखें थोड़ी थोड़ी भीगी थी। और आयुष, जो हमेशा जवाब देने को तैयार रहता था, आज पहली बार वो चुप था। उसने महसूस किया कि वो इस विषय को हमेशा आंकड़ों और टेबल्स में देखता था। मतलब X% स्कूल बंद हो गए, Y% स्कूल प्राइवेट हो गए। लेकिन आज उसने पहली बार इंसानी कहानी सुनी थी। प्रोजेक्ट के अंत में जब उसे रिपोर्ट लिखनी थी तो उसने पहली बार लिखा, मेरे सारे तर्क आज भी सही हो सकते हैं, लेकिन अब मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी सोच पूरी सही है, क्योंकि मैंने आज समझा किसी का अनुभव किसी भी तर्क से बड़ा होता है। डॉक्टर नायर ने क्लास के अंत में सबकी बातें सुनी। जब आयुष बोलने खड़ा हुआ तो उसके लहजे में बदलाव था। वो जीतने नहीं, कनेक्ट करने आया था। उसने कहा, हम सबके पास तर्क हैं, कुछ के पास तो डिग्रियां भी हैं, प्रमाण भी हैं, शोध भी हैं, लेकिन संवाद का मतलब है एक दूसरे को महसूस करना, ना कि हर बार जवाब देना। मैंने आज सीखा कि अगर आप किसी को चुप करा सकते हैं तो जरूरी नहीं कि आपने उसे समझा भी हो। उस दिन के बाद आयुष का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। अब वह डेबिट्स में भी जब किसी की बात सुनता तो जवाब देने की जल्दी नहीं करता। वह रुकता, सोचता और फिर कुछ कहता, कभी कभी सिर्फ यह कहने के लिए कि तुम्हारी बात में गहराई है। और यही उसके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा परिवर्तन था। समय बीतता गया। कॉलेज खत्म होने से पहले एक बार फिर डॉक्टर नायर ने एक फाइनल प्रोजेक्ट दिया, डायलॉग ओवर डिबेट, बहस नहीं बातचीत। इस बार आयुष ही सबसे पहला छात्र था जिसने हाथ खड़ा किया। अपने अनुभव शेयर करते हुए उसने कहा, कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं सही साबित होने में कि हम भूल जाते हैं कि सामने वाला भी एक इंसान ही है, सिर्फ एक तर्क नहीं। मैंने जाना कि अपनी बात कहना तो आसान है, लेकिन किसी और की बात को पूरी तरह समझना यही असली साहस है, और यही बात उसे भीड़ से अलग करती है। अब वो हर बातचीत को लड़ाई नहीं मानता था, बल्कि उसे एक पुल समझता था जो दो अलग अलग सोचों को जोड़ सकता है। संवाद का असली अर्थ सिर्फ बोलना नहीं, सुनना और समझना है, और ये तब होता है जब आप तर्क से नहीं, जिज्ञासा से बात करते हैं। यही चौथे भाग की आत्मा है। तर्क मत बनो, जिज्ञासु बनो। 5 नंबर, बहस जीतने से बेहतर है खुद को बदल पाना। मुंबई की चहल पहल भरी सड़कों के बीच एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, जहां पूरे भारत भर से छात्र आते थे, इंजीनियरिंग, मेडिकल और सरकारी नौकरी की तैयारी करने। इन्हीं छात्रों में से एक नाम था यश। यश बिहार के एक छोटे से कस्बे से आया था। अपने गांव में वो सबसे तेज दिमाग वाला बच्चा माना जाता था। बचपन से ही हर परीक्षा में टॉप किया, हर प्रश्न का उत्तर तुरंत पता होता। जब वो किसी से बहस करता तो लोग उसकी बात बिना सवाल किए ही मान लेते थे। वो एक तरह से अपने आसपास की दुनिया का अंतिम सत्य बन चुका था। पर मुंबई आने के बाद ये दुनिया हिलने लगी। यहाँ
हर कोचिंग क्लास में उससे भी तेज, उससे भी ज़्यादा ज्ञान रखने वाले छात्र थे, लेकिन यश अब भी अपनी पुरानी आदतों से बाहर नहीं आया था। हर बहस में जीतना, हर बात में अपनी बात को अंतिम मानना, और जहाँ कोई असहमति करता वहाँ उसे अनपढ़, भावुक या अज्ञानी या फिर कुछ ऐसा बोल देता जिससे उसे बुरा लग जाता। एक दिन क्लास में टॉपिक चल रहा था, क्या सफलता का पैमाना सिर्फ पैसा है? यश ने तुरंत कहा, बिल्कुल, पैसा ही सब कुछ है। अगर पैसा नहीं है तो मेहनत का कोई मतलब नहीं। क्लास की एक लड़की संजना, उसने धीरे से कहा, मेरे पापा एक सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। उन्होंने जीवन भर पैसा नहीं कमाया, लेकिन सैकड़ों बच्चों की जिंदगी बना दी। अगर वो सफल नहीं है तो फिर कौन है? यश हंसा, तिरस्कार के साथ बोला, तुम इमोशनल हो रही हो, बात लॉजिक की है। संजना की आंखें थोड़ी नम हो गईं। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन पूरी क्लास चुप हो गई। क्लास खत्म हुई, लेकिन यश के मन में एक अजीब सी बेचैनी रह गई। वो जानता था उसने शब्दों की लड़ाई में बाजी मार ली थी, लेकिन कुछ तो टूटा था, शायद इंसानियत। रात को उसने हॉस्टल में अकेले बैठे बैठे पुराने मैसेजेस पढ़ने शुरू किए। वहाँ उसे अपने पुराने दोस्त सूरज का मैसेज दिखा, यार तू कभी किसी की बात नहीं सुनता, तू बहस ही करता है, बात नहीं। वो शब्द अब कानों में गूंजने लगे। अगली सुबह उसने कुछ अलग करने का निर्णय लिया। वो सीधे संजना के पास गया और कहा, मुझे माफ़ करना, मैंने कल जीतने के लिए बहस की थी, समझने के लिए नहीं। संजना मुस्कुरा दी, पर उसने एक सवाल पूछा, तुम्हें ज़्यादा खुशी कब मिली, कल मुझे चुप करा के या आज खुद चुप होकर मुझसे माफ़ी मांगने में? यश कुछ देर तक चुप रहा, फिर हल्के से बोला, आज। उस दिन के बाद यश ने अपनी सोच में एक बदलाव किया। अब वो जब भी किसी से असहमत होता तो तुरंत जवाब नहीं देता। वो रुकता, सोचता और खुद से पूछता, क्या मुझे अपनी बात सही साबित करनी है या मुझे सच जानना है? वो बहस नहीं, संवाद करने लगा। उसने सीखा कि अपनी राय रखना ताकत है, लेकिन अपनी राय बदलना उससे भी बड़ी ताकत है। कुछ महीनों बाद कोचिंग में एक रिफ्लेक्शन वर्कशॉप रखा गया, जहां छात्रों को अपने अब तक के अनुभवों को शेयर करना था। यश स्टेज पर गया और उसने कहा, मैं पहले सोचता था कि जीतना ही सब कुछ है, लेकिन अब मैंने जाना कि किसी और की बात को समझना और ज़रूरत पड़े तो खुद की राय बदलना कमजोरी नहीं, साहस है। उसने आगे कहा, हमें यह सिखाया जाता है कि हार मत मानो, डटे रहो, कभी पीछे मत हटो, पर कोई ये नहीं सिखाता कि कभी कभी पीछे हटना और खुद को बदल लेना, यही असली ताकत होती है। हाल तालियों से एक बार गूंज उठा। उसी दिन उसके पापा ने फ़ोन किया और पूछा, कैसा चल रहा है सब? यश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पापा अब सब अच्छा चल रहा है। अब मैं लोगों से जीत नहीं रहा, खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बना रहा हूँ, और यही था असली परिवर्तन। वो यश जो सोचता था कि बहस में जीतना ही सफलता है, अब जान चुका था कि अपने विचारों में लचीलापन रखना और जब जरूरी हो उन्हें बदलना ही इंसान बनने की पहचान है। कभी कभी जीतना ये नहीं होता कि आप किसी को चुप करा दें, बल्कि खुद को इतना खोल पाएं कि आप बदलाव को स्वीकार कर सकें। और यही इस 5वें भाग की आत्मा है। बहस में जीतने से बेहतर है खुद को बदल पाना। नंबर 6, अपने गलतियों को अपनाओ, वे विकास का रास्ता है। लखनऊ शहर के एक पुराने मोहल्ले में रहने वाला रजा नाम का एक लड़का था। रजा पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वह खुद को सही मानने में माहिर था। उसके दोस्त अक्सर मजाक में कहते, रजा अगर गलत भी होगा तो उसे मनवाकर ही मानेगा कि वो ही सही है। रजा हंसता था, लेकिन अंदर से वो इन बातों को अपनी जीत मानता था। उसे लगता था कि गलती मानना एक कमजोरी, और अगर कभी कुछ गलत भी कर दिया तो बहाना बना लेना या उसे सही साबित करना, यही उसका तरीका था। एक दिन कॉलेज में एक प्रतियोगिता हुई, सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट। रजा और उसकी टीम को एक इस्लाम इलाके में जाकर बच्चों के लिए 1 सप्ताह तक फ्री शिक्षा शिविर चलाना था। रजा ने सोचा, आसान है, बच्चों को पढ़ाना है, स्लाइड्स बनानी है और वापस आकर रिपोर्ट्स जमा कर देनी है। लेकिन जब वो पहली बार उस बस्ती में गया तो वहाँ की असलियत ने उसके दिमाग को हिला डाला। छोटे छोटे बच्चों के पास पेंसिल नहीं थी, बैठने के लिए जगह नहीं थी। कुछ बच्चे तो इतना डरे हुए थे कि उनकी आंखें सीधा देखने से भी डरती थी। पहले दिन रजा ने एक कहानी सुनाई, सच्चाई की ताकत, लेकिन बच्चे बिल्कुल चुप थे, अनइंटरेस्टेड। उसने गुस्से में आकर कहा,
तुम लोग सीखना ही नहीं चाहते, मेहनत का कोई मोल ही नहीं जानते। किसी ने कुछ नहीं कहा, सब नीचे देखने लगे। टीम के एक सदस्य, एक शांत लड़की प्रिया ने कहा, शायद हमें उनके अनुभव को समझना होगा। हो सकता है उन्होंने कभी कोई सच्चाई की ताकत देखी ही ना हो। इस बात पर रजा चिढ़ गया, बोला, तो मैं क्या गलत हूँ? मैं तो उन्हें प्रेरित करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर प्रिया ने धीरे से कहा, शायद तुम सही सोचते हो, लेकिन गलत तरीके से। रजा को ये बात चुभ गई, तो वो रात उसने बेचैनी में काटी। दूसरे दिन जब वो बस्ती पहुंचा तो एक बच्चा जिसका नाम समीर था बाहर खड़ा रो रहा था। रजा ने पूछा, क्या हुआ? समीर बोला, पढ़ाई करने आया था, लेकिन मम्मी ने बोला काम पर जाना जरूरी है, हम भूखे हैं। रजा चुप हो गया। उस पल में उसे लगा जैसे किसी ने उसका घमंड तोड़ दिया हो। वो जो सोचता था कि बच्चों को बस मोटिवेशन चाहिए, वो टूट गया। अब उसे समझ आया कि कभी कभी गलती किताबों में नहीं, सोच में होती है। उस दिन के बाद रजा ने एक नई शुरुआत की। अब वह बच्चों को पढ़ाने से पहले उनके साथ बैठता, उनकी कहानियाँ सुनता, उनके घर जाता, उनकी ज़रूरतें समझता। एक बार एक बच्ची नाजिया ने उससे कहा, सर आप बहुत अच्छे हो गए हो, पहले डर लगता था, अब अच्छा लगता है। उसने मुस्कुरा कर पूछा, ऐसा क्या बदल गया है? नाजिया ने कहा, पहले आप हमसे बस बोलते थे, अब हमारी सुनते भी हो। प्रोजेक्ट खत्म हुआ, रिपोर्ट जमा हो गई, लेकिन रजा का बदलाव वहीं नहीं रुका। अब वह रोज एक डायरी में अपनी गलतियां लिखता और खुद से पूछता, आज मैंने कहाँ गलत सोचा, कहाँ किसी को दुख पहुंचाया, क्या मैं उसे स्वीकार कर पा रहा हूँ? कॉलेज में आखिरी दिन जब सब लोग अपने अनुभव बांट रहे थे, रजा स्टेज पर गया और बोला, मैंने इस प्रोजेक्ट में सिखाने आया था, लेकिन सिखाकर नहीं, गलती मानकर सीखा। पहले मैं सोचता था कि गलती स्वीकार करना कमजोरी है, लेकिन अब मैंने जाना गलती को अपनाना ही सबसे बड़ी ताकत है। उसके शब्दों में एक सच्ची विनम्रता थी। कुछ समय बाद रजा को एक एनजीओ से ऑफर मिला, वो चाहें तो उनके बच्चों की शिक्षा पर काम कर सकते हैं। रजा ने बिना सोचे समझे हाँ कह दी। अब वह रोज सुबह उन गलियों में जाता जहां बच्चों की आंखों में भविष्य था, और उनकी मासूम मुस्कान में उसे अपना बीता हुआ घमंड डूबता हुआ नजर आता। कभी वो खुद को सही मानता था, अब वो मानता था कि गलत हो जाना भी इंसान होना है। और दोस्तों, यही इस छठवें भाग की आत्मा है। अपनी गलतियों को अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर सबसे सच्चे बदलाव का दरवाजा खोलती है। नंबर 7, सीखना बंद मत करो, फिर से सीखने की आदत डालो। राजस्थान के उदयपुर में रहने वाली रिद्धिमा एक जानी मानी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। 26 साल की उम्र में उसने वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसे लोग उम्र भर सपना देखते हैं। एक बड़ी सैलरी, शहर के फॉस इलाके में फ्लैट और एक शानदार प्रोफाइल। लेकिन उसकी ज़िंदगी की असली कहानी वहाँ से शुरू हुई जब सब कुछ ठीक था और फिर कुछ भी अधूरा था। हर दिन वो अपने ऑफिस जाती, कोडिंग करती, क्लाइंट्स मीटिंग लेती, प्रेजेंटेशंस बनाती और फिर घर लौटकर खालीपन में डूब जाती। उसे लगता सब कुछ तो है, फिर भी कुछ अंदर से टूट रहा है। एक दिन ऑफिस में एक नया इंटरनल प्रोग्राम शुरू हुआ, लर्निंग बियॉन्ड रोल। उसका उद्देश्य था कि एम्प्लॉय अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और वो चीज़ें सीखे जो उनके रोल से अलग हों, जैसे डांस, फोटोग्राफी, किताबें या सामाजिक कार्य। रिद्धिमा ने पहले तो उसे मजाक समझा। उसने सोचा, मुझे कोडिंग करनी है, ये सब सीखकर क्या फ़ायदा। लेकिन एक दिन बस यूं ही उसने विजुअल स्टोरी टेलिंग का एक सेशन अटेंड कर लिया। वहाँ एक बुजुर्ग प्रोफेसर थे जिन्होंने पेंशन के बाद बच्चों के लिए फ्री क्लासेस शुरू की थी और हर कहानी को तस्वीरों में बदलकर बच्चों को पढ़ाना सिखाते थे। सेशन के अंत में उन्होंने एक लाइन कही, अगर आप हर दिन वही सीखते हैं जो पहले से जानते हैं, तो असल में आप कुछ नहीं सीख रहे हैं। सीखना दोबारा शुरुआत करने जैसा होता है। ये बात रिद्धिमा के दिल में कहीं गहरी उतर गई। उस दिन वो देर तक अपने लैपटॉप के सामने बैठी रही। उसने अपनी पुरानी जर्नल ओपन की। हाँ, कभी वह कॉलेज के दिनों में नए नए कोर्सेज के नाम, किताबों की लिस्ट और एक ड्रीम, कभी बच्चों के लिए डिजिटल एजुकेशनल ऐप बनाऊंगी लिखा करते थे। पर अब वो ऐप नहीं था, बस डेडलाइंस थी। अगले दिन उसने खुद से एक वादा किया, मैं फिर से सीखना शुरू करूंगी। वो नहीं जो मेरी नौकरी मांगती है, बल्कि वो जो मेरा दिल चाहता है।
उसने ऑनलाइन एक डिजिटल आर्ट कोर्स ज्वाइन किया। हर दिन ऑफिस के बाद वो 2 घंटे आर्ट सीखती, रात में बच्चों को एजुकेशनल एनिमेशन देखती और वीकेंड पर एनजीओ के बच्चों के लिए स्टोरी बोर्ड बनाती। धीरे धीरे उसे वो आनंद मिलने लगा जो प्रमोशन या बोनस से नहीं आता था, जिसे हम सीखने का आनंद कहते हैं। कभी वो सोचती थी कि वो तो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, अब वो खुद को सीखती हुई एक इंसान मानने लगी। एक दिन ऑफिस में इनोवेशन कॉन्टेस्ट हुआ, जहां सबको एक नई डिजिटल प्रोजेक्ट आइडिया देना था। रिद्धिमा ने एक इंटरैक्टिव ऐप का प्रोटोटाइप बनाया, बचपन सीखे, जिसमें कहानियों के जरिए गांव के बच्चों को विज्ञान और गणित सिखाया जाता था। उसका आइडिया सबके सामने आया और उसकी सादगी में जो भावना थी उसने सबका दिल जीत लिया। एचआर के हेड ने पूछा, तुमने ये कब सीखा? तुम्हारे रिज्यूम में तो कहीं डिज़ाइन नहीं लिखा है। रिद्धिमा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने ये सब अपनी नौकरी के बाहर सीखा, जब मैं फिर से छात्र बन गई। जब मैंने खुद को दोबारा सिखाना शुरू किया, तब मेरी ज़िंदगी ने मुझे दोबारा जीना सिखाया। वो दिन था। और फिर 1 साल बाद वो अपनी नौकरी छोड़कर फुल टाइम उस ऐप पर काम करने लगी। आज बचपन सीखे भारत के 500 से ज़्यादा गाँव में बच्चों की कहानियों के जरिए पढ़ा रहा है। रिद्धिमा को कई पुरस्कार मिल चुके हैं, लेकिन जब उससे पूछा जाता है तुमने ये कब शुरू किया, तो उसका जवाब सदा एक जैसा होता है, जिस दिन मैंने सोचना बंद कर दिया कि मुझे सब आता है और सीखना शुरू किया उन चीज़ों को जो मेरे रोल से परे थी। कभी हम सोचते हैं कि हमारी पढ़ाई खत्म हो गई, अब बस काम करना है, पर असल में सीखना कभी खत्म ही नहीं होता। और यही 7वें भाग की आत्मा है। सीखना बंद मत करो, बल्कि फिर से सीखने की आदत डालो, क्योंकि हर नई सीख तुम्हारे भीतर एक नया तुम बनाती है। नंबर 8, टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब है विचारों की टकराहट से समाधान निकालना। कर्नाटक के एक छोटे से शहर बेलगाम में सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर विनय सर की कहानी कुछ खास है। वो गणित के शिक्षक थे, लेकिन उनका असली पैशन था छात्रों की सोच को गहराई से समझना और उन्हें सिर्फ नंबर नहीं, जीवन के पाठ पढ़ाना। वो कहते थे, गणित तुम्हें नंबरों से जोड़ता है, लेकिन असली शिक्षा तुम्हें इंसानों से जोड़ती है। उनके स्कूल में एक बार एक नई पहल शुरू की गई, टीचर्स को मिलकर इनोवेटिव लर्निंग मॉडल तैयार करने, यानी अलग अलग विषयों के शिक्षक मिलकर कुछ ऐसा तैयार करें जिससे पढ़ाई बच्चों को बोर न करे, बल्कि वो उसमें और रुचि लें। टीम बनाई गई। विनय सर गणित वाले, कविता मैडम अंग्रेजी वाली और असलम सर विज्ञान वाले। शुरुआत में तो सब उत्साहित थे, लेकिन कुछ ही दिनों में संघर्ष शुरू हो गया। कविता मैडम को लगता था कि कहानी के बिना कोई भी विषय समझाया नहीं जा सकता। विनय सर का मानना था कि डेटा और लॉजिक से ही समझ सबसे मजबूत होती है। असलम सर का फोकस एक्सपेरिमेंट पर था, क्योंकि वो मानते थे कि जब तक बच्चा खुद से करके ना देखे तब तक उसकी समझ अधूरी रहती है। टीम मीटिंग्स में बात बात पर बहस हो जाती है। एक दिन तो हाल इतना ख़राब हो गया कि कविता मैडम ने कहा, लगता है हम तीनों अलग अलग ग्रह से आए हैं, ये टीम कभी एक नहीं हो सकती। उस दिन विनय सर चुप थे। घर आकर उन्होंने अपने बेटे से बात की, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में टीम लीडर था। बेटे ने एक बात कही, पापा, टीम का मतलब सबकी सोच को मिलाना होता है, मिटाना नहीं। अगर हर कोई एक जैसा सोचता तो टीम की ज़रूरत ही क्यों होती। उस बात ने उन्हें झकझोर दिया। अगली मीटिंग में विनय सर अपने हाथ में 3 चीज़ें लेकर आए, एक दर्पण, दूसरा प्रिज्म और तीसरा एक जुड़ा हुआ कागज़। उन्होंने दर्पण दिखाया और बोले, अगर हम सब खुद को ही दूसरों में देखना चाहें तो कभी नया नहीं सीख पाएंगे। और प्रिज्म दिखाकर बोले, जब अलग अलग रोशनी एक साथ आती है तो इंद्रधनुष बनता है। अंत में वो मुड़ा हुआ कागज़ दिखाकर बोले, हमारी सोच कभी पूरी नहीं होती जब तक हम उसे दूसरों की सोच के साथ खोलकर साझा न करें। उस दिन तीनों ने पहली बार बहस नहीं, सुनना शुरू किया। उन्होंने मिलकर एक नया प्रोजेक्ट डिजाइन किया, गणितीय कथा विज्ञान, जिसमें बच्चों को एक काल्पनिक कहानी के जरिए गणितीय अवधारणाएं और विज्ञान के सिद्धांत समझाए जाते थे। जैसे एक कहानी थी नीला ग्रह और वजनहीन राक्षस, जिसमें गुरुत्वाकर्षण और वॉल्यूम की अवधारणा एक एनिमेटेड सीक्वेंस के माध्यम से समझाई जाती थी। बच्चे उस कहानी को न सिर्फ सुनते बल्कि उसमें भाग लेते। कभी वो अंतरिक्ष यात्री बनते, कभी गुरुत्वाकर्षण से उलझते और कभी शब्दों के जाल में जवाब ढूंढते।
अब रिजल्ट चौंकाने वाले थे। जिस स्कूल के बच्चों को मैथ और साइंस से डर लगता था, वही बच्चे अब लंच ब्रेक में भी सवाल पूछते रहते थे। कक्षा अब एक प्रयोगशाला बन गई थी और शिक्षक एक टीम। कुछ महीने बाद राज्य स्तर पर इनोवेटिव टीचर अवार्ड मिला। इनोवेटिव टीचिंग अवार्ड मिला। मंच पर जब विनय सर से पूछा गया, आपने ये सब कैसे संभव किया, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हमने बहस करना बंद कर दिया और अब एक दूसरे को समझना शुरू किया। ज्ञान का असली मूल्य तब सामने आता है जब विचारों की टकराव में ना बनकर सहयोग बन जाए। आज गणितिक कथा विज्ञान मॉडल कई राज्यों में अपनाया जा रहा है और विनय सर की कहानी हमें सिखाती है कि जब विचार टकराते हैं तो रास्ता निकलता है। टीम वर्क का असली मतलब है विचारों की भिन्नता को अपनाकर एक नया समाधान बनाना। ये भाग हमें याद दिलाता है कि अगर हम एक दूसरे की सोच का सम्मान करें तो न केवल बेहतर हल निकलते हैं, बल्कि इंसान के भीतर छुपी हुई संवेदनाएं भी सामने आ जाती हैं। नंबर 9, बच्चों को उत्तर नहीं, सवाल पूछना सिखाओ। कोलकाता के पास एक छोटे से कस्बे बर्दवान में एक 9 साल की बच्ची थी, अन्वेषा। उसके पिता एक बुक सेलर थे और माँ एक गृहिणी। घर में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन किताबों की कोई कमी नहीं थी। हर दीवार पर शेल्फ थी और हर शेल्फ पर किताबें, विज्ञान, इतिहास, कविता और पुरानी कुछ डायरी जैसे कापियाँ जिनमें उसके पापा की लिखी हुई कविताएं थी। अन्वेषा बचपन से ही सवाल पूछती थी, पापा बादल इतने भारी क्यों होते हैं, फिर भी तैरते हैं? मम्मी अगर दुनिया गोल है तो हम नीचे क्यों नहीं गिर जाते? क्या कोई ऐसा रंग है जो आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन होता है? उसके पापा उसकी हर जिज्ञासा को बड़े प्रेम से सुनते। वे कहते, हर सवाल एक खिड़की खोलता है, बंद दिमाग सवाल नहीं पूछता और बिना सवाल के कोई नई रोशनी अंदर नहीं आती। एक दिन स्कूल में एक नई क्लास शुरू हुई, जीके एंड करंट अफेयर्स। टीचर ने बच्चों को बताया कि उन्हें हर हफ्ते एक नया विषय लाना होगा और उस पर छोटा सा भाषण देना होगा। जब अन्वेषा का नंबर आया तो वो उठ खड़ी हुई और उसने पूछा, अगर हम नाप सकते हैं कि चांद कितनी दूर है तो हम ये क्यों नहीं नाप सकते कि किसी को कितना दुख है? उसके ये सवाल करते ही पूरी क्लास सन्न हो गई। टीचर भी थोड़ी असहज हुई, बोली, ये जीके का विषय नहीं है बेटा। लेकिन अन्वेषा रुकी नहीं। उसने कहा, मैंने पढ़ा है कि विज्ञान से हम नाप सकते हैं, लेकिन समझने के लिए इंसान को इंसान बनना पड़ता है। अगर कोई मशीन ऐसी बना दी जाए जो दिल के टूटने की आवाज़ सुन सके तो शायद किसी का दर्द नज़रअंदाज नहीं होगा। उसकी ये बात सुनकर बच्चे हंसने लगे, कुछ ने तो तालियां भी बजाई। उस दिन घर लौटकर अन्वेषा ने पापा से पूछा, क्या मैं गलत थी? पापा मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटी, तुम आगे थी, बस बाकी लोग पीछे रह गए थे। इसके बाद अन्वेषा ने खुद से एक प्रोजेक्ट शुरू किया, ईमोमीटर, एक डायरी जिसमें वो हर दिन किसी एक इंसान से बात करती और उनकी मुस्कान के पीछे छुपे हुए कारण को जानने की कोशिश करती। उसने रिक्शे वाले चाचा से पूछा, आप सबसे ज़्यादा खुशी कब मनाते हैं? चाचा बोले, जब कोई बिना कहे पैसे बढ़ा कर दे देता है। उसने अपनी दादी से पूछा, आप रोती क्यों हैं जब पुरानी फिल्में देखती हैं? दादी बोली, क्योंकि कुछ बातें कभी ख़त्म नहीं होती, बस दिल के किसी कोने में सो जाती हैं। उसकी डायरी एक किताब बनती जा रही थी। स्कूल की टीचर ने एक दिन वो डायरी पढ़ी और अवाक रह गई। उन्होंने कहा, मैंने अपने पूरे करियर में कभी नहीं देखा कि कोई बच्चा इतने ध्यान से इंसानों को पढ़ता हो। कुछ ही महीनों में अन्वेषा को एक बाल विज्ञान सम्मेलन में बुलाया गया, जहां उसने अपना ईमोमीटर पेश किया, एक ऐसा सोचने का मॉडल जो बच्चों को सिखाता था कि सिर्फ सूचना हासिल करना काफ़ी नहीं, सवाल पूछना और भावनाओं को समझना भी जरूरी है। उसका पहला स्लाइड था, सिर्फ जवाब मत सिखाओ, बच्चों को सिखाओ कि कैसे वो ऐसे सवाल पूछें जो मायने रखते हैं। उस दिन पूरे हाल में लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। आज अन्वेषा कॉलेज में है और वो बच्चों को क्रिएटिव इंक्वायरी वर्कशॉप सिखाती है। उसका मानना है कि अगर बच्चे सवाल पूछना सीख जाएं तो आगे चलकर वे ऐसे इंसान बनते हैं जो सिर्फ सफलता नहीं, संवेदनशीलता के साथ भी चलते हैं। उसकी कहानी हमें यही सिखाती है कि बच्चों को उत्तर देना मत सिखाओ, उन्हें सवाल पूछना सिखाओ,
क्योंकि जो सवाल पूछता है वही खोज करता है और खोज करने वाला ही एक दिन दुनिया को बदल देता है। नंबर 10, सोच बदलो ताकि दुनिया भी बदले। उसका नाम अरिहंत था, एक छोटे से गांव से आया लड़का जिसके पास न कोई ब्रांडेड कपड़े थे, ना अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलने की कला, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी गहरे विचार में हमेशा डूबा रहता हो। उसने शहर के कॉलेज में पहला कदम रखा तो उसे महसूस हुआ कि दुनिया कितनी अलग है। क्लास में बच्चे अंग्रेजी में बहस करते थे, टेड टॉक जैसे उदाहरण देते थे और अपने आइडियाज़ को बड़ी सहजता के साथ सामने रखते थे। अरिहंत, जो सिर्फ हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ था, चुपचाप सुनता और अंदर ही अंदर खुद को कम आंकता। वो अक्सर सोचता, क्या मैं इन जैसा कभी बन पाऊंगा? एक दिन क्लास में एक बहस चल रही थी, दुनिया को बदलने के लिए सबसे बड़ी ताकत क्या है? किसी ने कहा एजुकेशन, किसी ने कहा कि मनी, किसी ने कहा टेक्नोलॉजी। सब एक के बाद एक अपने अपने पॉइंट्स रख रहे थे, मगर अरिहंत बिल्कुल चुप था। अचानक प्रोफेसर ने कहा, अरिहंत तुम कुछ नहीं बोले, क्या तुम कुछ जोड़ना चाहोगे? अरिहंत खड़ा हुआ, उसकी आवाज़ थोड़ी सी कांप रही थी मगर आंखों में संकल्प था। उसने कहा, दुनिया को बदलने की सबसे बड़ी ताकत है सोच को बदलना। हम शिक्षा से सिखा सकते हैं, पैसे से साधन ला सकते हैं, तकनीकी से रफ्तार पा सकते हैं, मगर अगर सोच वही पुरानी है तो ना ज्ञान काम आएगा, ना पैसा, ना मशीन। सोच बदलती है तो इंसान बदलता है और इंसान बदले तभी समाज बदलता है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर प्रोफेसर ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, दैट डियर स्टूडेंट्स इज व्हाट वी कॉल ए पैराडाइम शिफ्ट। उस दिन के बाद अरिहंत ने खुद से एक वादा किया, मैं अपने सोचने के तरीके को कभी स्थिर नहीं होने दूंगा। वो हर उस चीज पर सवाल करने लगा जिसे लोग सामान्य मानते थे। जब सब कहते ऐसा ही होता है तो वो पूछता क्यों? जब लोग कहते ये तरीका सबसे सही है तो वो पूछता क्या कोई और तरीका नहीं हो सकता? धीरे धीरे उसने अपने अंदर की झिझक को तोड़ा। उसने किताबें पढ़ी, पॉडकास्ट सुने, भाषण दिए, लेकिन वो कभी ये दावा नहीं कर सका कि वो सब जानता है, बल्कि वह हर बात को दूसरी बार सोचने की आदत पे बदल चुका था। एक दिन कॉलेज में टेडएक्स टॉक का आयोजन हुआ। वह वक्ता के रूप में बुलाया गया। उसने स्टेज पर आकर सिर्फ एक ही वाक्य कहा, सोचना बंद मत करो, मगर सोचने को बदलने से डरना भी मत। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसने डर को स्वीकार किया, कमजोरी को ताकत में बदला और सबसे बढ़कर अपने विचारों को बार बार जांचना सीखा। उसकी बातों ने सैकड़ों दिलों में हलचल मचा दी। वो कहता था, जो कभी नहीं सोचता वो पत्थर हो जाता है, जो सोचता है मगर बदलता नहीं वो दीवार बन जाता है, लेकिन जो सोचकर बार बार खुद को नया बनाता है वही दरवाज़ा खोलता है खुद के और दुनिया के बदलने का। आज अरिहंत का एक सोशल इनोवेटिव लैब चल रहा था। आज अरिहंत एक सोशल इनोवेशन लैब चला रहा है जहां युवाओं को सिखाया जाता है कैसे सोचना नहीं, दोबारा सोचना जरूरी है। हर विचार अंतिम नहीं होता, हर राय, हर यकीन, हर नियम पुनः विचार के योग्य हैं, क्योंकि जिस दिन हम ये मान लेंगे कि अब और बदलने की ज़रूरत नहीं, उसी दिन हम रुक जाएंगे और रुक जाना ही सबसे बड़ा पतन है। तो दोस्तों, ये रही आज की थिंक अगेन बुक की समरी एक कहानी के रूप में। अगर दोस्तों आपको इस कहानी को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, ये बात हमें कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हमें थोड़ा और मोटिवेशन मिल सके इसी तरह की और वीडियो लाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।